हेलो डियर लर्नर। गुरुजी ए के ट्यूटोरियल क्लासेस में आपका स्वागत है। लर्नर, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो परीक्षा होने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर की सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022। लर्नर, इसका जो एग्ज़ाम डेट है, अगर हम बात करें मेरे सब्जेक्ट का यानी राजनीति विज्ञान का, तो उसका आयोग ने जो एग्ज़ाम डेट दिया है वो है आपका 4 अगस्त का है। ठीक है, 4 अगस्त को ये एग्ज़ाम है। और लर्नर, अगर हम बात करते हैं कोई भी परीक्षा होती है, अगर हमें उसमें सक्सेस पानी है, उसको पास करना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हमें ये जानना है कि वो जो एग्ज़ाम है वो क्या आपसे डिमांड करता है, यानी वो आपसे चाहता क्या है। ठीक है, तो उसके लिए हर एक जो आयोग होता है, जो भी एग्ज़ाम लेता है, वो उसके लिए उसका एक सिलेबस जारी करता है। सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें दी हुई होती हैं, जिनका अगर हम अध्ययन करते हैं एक रणनीति बनाते हुए अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलती है। बात करते हैं इसके ज़रा एग्ज़ाम पैटर्न की और सिलेबस की, तो सबसे पहले हमें जानना होगा उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। सबसे पहले जब हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं, तो इसमें क्या है कि उन्होंने इसको 2 भागों में बाँटा तो है उन्होंने, कुल मिला के उन्होंने 2 भागों में बाँटा हुआ है। नंबर 1 पर है आपका जो है लिखित परीक्षा होगी, ठीक है? पहली होगी लिखित परीक्षा, दूसरी होगी आपकी दूसरा जो स्टेप होगा वो होगा इंटरव्यू, ठीक है? जो लिखित परीक्षा में जो जितने भी पोस्ट हैं उनके हिसाब से वो लोग इंटरव्यू में कॉल करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपकी पोस्ट में जैसे 30 सीटें हैं, तो 30 सीटें हैं तो करीब मान चलिए कि हर एक सीट पर 1/3 बुलाया जाता है, ठीक है? यानी आप ये मान सकते हो 3 गुना, जैसे कि ठीक है? जैसे कि 30 हैं तो करीब 100 या 120 कभी-कभी ज़्यादा भी बुला लेते हैं, ठीक है? ये तो आयोग के ऊपर निर्भर है कि वो कितना बुलाते हैं। तो एक सीट पर 3 गुना बुलाते हैं। तो उसमें अब इस परीक्षा में 2 चरण हैं, जिसमें एक लिखित होगा और दूसरा क्या होगा, इंटरव्यू। तो हमें लिखित परीक्षा में जब हम अच्छे मार्क्स लाएँगे तभी जाके हम इंटरव्यू में कॉल किए जाएँगे। लेकिन इस एग्ज़ाम का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें रिटन का इतना वेटेज है, इतना ज़्यादा वेटेज है कि आप जो है अगर आप लिखित परीक्षा में अच्छा कर ले जाते हो, तो आप ये कह सकते हो कि आपका सिलेक्शन जो है वो इंटरव्यू का जो प्रभाव होगा वो उतना नहीं पड़ेगा। पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, लेकिन अब ये तो है नहीं कि आप इंटरव्यू में कुछ करोगे ही नहीं। तो आप इंटरव्यू में अगर औसत भी करते हो तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है? तो अगर हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, तो इसमें करीब पूरा जो परीक्षा है वो है 900 अंक की, ठीक है? पूरा जो है 900 अंक की, जिसमें 100 अंक आपके साक्षात्कार के इंटरव्यू के हैं। उसके बाद बचे 800, 800 में आपका जो है 200 अंक का आपका प्रथम प्रश्न पत्र होगा, ठीक है? जिसमें कि मध्य प्रदेश राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान तथा कंप्यूटर का जो आधारभूत ज्ञान, जैसे कंप्यूटर साइंस जो होता है, बेसिक, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछते कंप्यूटर में, बेसिक से पूछते हैं। तो वो क्वेश्चन पूछे जाएँगे, करीब क्वेश्चन होंगे 50 और प्रत्येक क्वेश्चन के 4 नंबर उन्होंने दिए हुए हैं, ठीक है? तो 200 अंक का ये पहला पेपर होगा और दूसरा पेपर जो है वो आपका कंसर्न सब्जेक्ट का है, जिसमें आपको 150 प्रश्न उन्होंने वो पूछेंगे, ठीक है? और उसके कुल मार्क्स होंगे 600, ठीक है? इसमें भी 4 का ही, एक क्वेश्चन के 4 अंक मिलते हैं। इस परीक्षा का एक और फ़ायदा ये है कि इस परीक्षा में कोई भी नकारात्मक अंक की व्यवस्था नहीं दी गई, ठीक है? कोई भी नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था नहीं है। तो आप जो है अच्छे से पढ़िएगा, तो क्या होगा कि आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है? तो 50 क्वेश्चन आपके जीएस के रहेंगे और 150 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के रहेंगे, ठीक है? तो 600 आपका इसके सब्जेक्ट के और 200 कुल मिला के 800। अब आप खुद ही देख लीजिए, 900 का ओवरऑल है, जिसमें 800 केवल रिटन के हैं, 100 इंटरव्यू के हैं। तो कहने का मतलब है बहुत ज़्यादा वेटेज है रिटन का, तो आप रिटन पर बहुत फोकस कीजिए, ठीक है? आपका रिटन अच्छा जाएगा तो आप ये संभवतः समझ लीजिए कि इंटरव्यू में भी आप अच्छा तो करेंगे, सीधी-सी बात है। आप थोड़ा बहुत तो ऐसा तो है नहीं कि आप बिल्कुल कुछ भी नहीं कर कहेंगे, वहाँ बोलेंगे ही नहीं, ठीक है? तो आपको कुछ मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। तो अब हम बात करते हैं इसमें और चीज़ों की। देखिए, परीक्षा का आयोजन लिखा है 2 सत्रों में होगा। 2 सत्र का मतलब है हो सकता है एक ही दिन में 2 सत्र, मतलब जैसे कि आपका मॉर्निंग में जीएस हो गया, तो शाम के वक़्त जो है आपका सब्जेक्ट का हो जाएगा, ठीक है?
उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसमें क्या है, 4 विकल्प दिए जाएँगे, ठीक है? 4 ही विकल्प होंगे ए, बी, सी, डी, ठीक है? और उसमें से एक विकल्प आपको चुनना होगा और उसका जो है वो सही होगा तो आपको सही के मार्क्स मिल जाएँगे, गलत होगा तो कोई बात नहीं, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, काटा नहीं जाएगा, ठीक है? उसके बाद अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि देखिए जो मध्य प्रदेश से बाहर के लोग हैं, बाहर के बच्चे मतलब या फिर मध्य प्रदेश में ही जो जनरल लोग हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश में ही जो सामान्य श्रेणी के बच्चे आते हैं उनके लिए क्या है और जो वहाँ के बच्चे हैं उनके लिए क्या है, ठीक है। देखिए सामान्य श्रेणी के बच्चे के लिए सीधा सा सीधी सी बात लिखिए, दोनों ही प्रश्न पत्रों में पृथक पृथक 40% अंक लाना अनिवार्य होगा, ठीक है। ध्यान से सुनिए, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पृथक पृथक 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, ठीक है। कहने का मतलब है अगर मान लो 50 क्वेश्चन हैं, ठीक है, 50 क्वेश्चन के 200 मार्क्स हुए तो अगर इनका हम 40% निकालेंगे, ठीक है, तो कम से कम आप इतना मान के चलिए कि आपको जो है 200 में से 80 मार्क्स लाने हैं, 200 में 80 मार्क्स लाएंगे तभी आपका 40% बनेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है आपको कितने मार्क्स, कितने क्वेश्चन करने हैं, कम से कम 20 क्वेश्चन, कितने, 50 में से 50 अगर जीएस के हैं तो 50 में से 20 आपको कंपलसरी लाने होंगे, ठीक है। 20 आपको सही करना ही होगा क्योंकि अगर आप सही नहीं करेंगे तो आपकी जो सेकंड कॉपी होगी वो चेक ही नहीं होगी, ठीक है। आपकी जो यानी आपका सब्जेक्ट कंसर्न होगा वो चेक ही नहीं होगा, ठीक है। तो 20 आपको लाने होंगे। उसके बाद फिर आपका जो सब्जेक्ट है, ठीक है, 150 150, तो 150 में भी आपको कम से कम आपको जो है 60 क्वेश्चन आपको सही करने होंगे, 150 में 60 क्वेश्चन सही करने होंगे, ठीक है। और इसका जो है आपको कहने का मतलब है इसमें करीब 240 नंबर लाने हैं, कितने लाने हैं, 240 नंबर लाने हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि 50 आप कहने का मतलब है कि 80 मार्क्स आपको जीएस में लाने होंगे, ये केवल पास होने के लिए, ठीक है। इससे आपको इससे ये मतलब ये सिद्ध नहीं होता है कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ आपके इसलिए है कि आप उसमें कंसीडर किए जाओगे कि आपकी कॉपी चेक हो, यानी आपका जो है मूल्यांकन हो सके, ठीक है। तो ये हुआ आपका। तो कहने का मतलब है 80 मार्क्स आपको जीएस में लाने होंगे और 240 मार्क्स आपको सब्जेक्ट में लाने होंगे, ठीक है, 20 उसमें और 60 प्रश्न आपको सब्जेक्ट में लाने होंगे, ठीक है। इतनी बात आपको आप लोगों को समझ में आ गई ना, बिल्कुल। जब आप इतना ले आओगे तो कम से कम आपकी कॉपी तो जांची जाएगी और जब एक बार कॉपी जांची जाएगी तब फिर देखा जाएगा कि कौन कितने मार्क्स लाते हैं, ठीक है। तो कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स यहाँ से गेन करें। अब हम बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस फर्स्ट है यानी पेपर फर्स्ट है। देखिए ये जो पेपर फर्स्ट है ना सिलेबस, ये पेपर जनरल नॉलेज, ये जीएस जो है मध्य प्रदेश का, और इसमें कंप्यूटर भी है। ये हर एक विषय के लिए आवश्यक है। कहने का मतलब ये है सबका सिलेबस जो फर्स्ट पेपर का है वो सेम होगा, हर विषय का सेम होगा, वो चाहे केमिस्ट्री हो, मैथ हो, राजनीति विज्ञान हो, भौतिक शास्त्र हो, कुछ भी हो, ठीक है। फर्स्ट पेपर सबका सेम है, सब्जेक्ट अलग हो जाएगा, सब्जेक्ट तो अलग होता ही है। तो अब अगर हम बात करें सिलेबस फर्स्ट में, पेपर फर्स्ट में क्या ये लोग डिमांड कर रहे हैं, क्या चाहते हैं कि हम लोग वो पढ़ें। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है, ये बोल रहे हैं कि हिस्ट्री कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश की जो आपका इतिहास है, ठीक है, वहाँ का जो कल्चर है और वहाँ की जो भाषा है, ठीक है, बोली भाषा जो है आपको उसको पढ़ना होगा, ठीक है। जिसमें से इम्पोर्टेंट हैं जैसे कि आपका इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट, कुछ महत्वपूर्ण जो वहाँ पर हुए हैं इतिहास में जो इवेंट हुए हैं, जैसे कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में, ठीक है, किन लोगों ने भागीदारी की, कौन कौन प्रमुख लोग हैं वहाँ के, ठीक है। मेजर डायनेस्टी, वहाँ पर जो जो प्रमुख जो हैं शासक थे वहाँ पर जो शासन करता है साम्राज्य थे, उनके बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये वाला इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि वहाँ पर होलकर, सिंधिया, ठीक है, ये प्रमुख वहाँ पर राजवंश रहे हैं तो हमें उनके बारे में भी पढ़ना होगा, ठीक है। मराठा लोगों का भी वहाँ पर प्रभुत्व रहा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। दूसरा है आपका कंट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश इन द इंडिपेंडेंट मूवमेंट, ठीक है, वही जो हमने अभी बात की है स्वतंत्रता संग्राम, ये आपका 1947 ये 1942 की बात करें, ठीक है, जो अभी
वर्तमान में हुआ था, ठीक है, भारत जिसमें आज़ाद हुआ था उसकी बात कर रहे हैं। उसमें कौन कौन लोगों ने क्या क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उसकी बात कर रहे हैं। आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ कल्चर ऑफ एमपी, ठीक है, ये पढ़ना है। ट्राइब्स पढ़नी है। फिर फेस्टिवल वहाँ के प्रमुख क्या हैं, ठीक है, वहाँ के जो म्यूज़िक क्या है, शास्त्रीय जो आपका वहाँ का म्यूजिक होता है, ठीक है, वो क्या है, वहाँ के आर्ट क्या है, ठीक है। तो ये सब हमें क्या करना है, टूरिस्ट प्लेस हो गया है ना, ये सब हमें जो है हिस्ट्री वाले पोर्शन में पढ़ना है। तो उसके बाद ज्योग्राफी आ जाते हैं। तो ज्योग्राफी में मध्य प्रदेश की जो ज्योग्राफी है, वैसे आपको जानते हैं बड़ी डाइवर्स ज्योग्राफी है मध्य प्रदेश की, ठीक है। वहाँ पर पठार प्लेटू भी हैं, जैसे कि विंध्याचल हो गया, सतपुड़ा हो गया, ठीक है। वहाँ रिवर्स भी हैं ना, नर्मदा रिवर हो गई, ठीक है, और वहाँ पर ताप्ती रिवर हो गई, बहुत सारी रिवर्स हैं, ठीक है, प्लेटू हैं, ठीक है, झरने भी, वहाँ फाउंटेन भी हैं। तो ये सब हमको पढ़ना है ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। वहाँ की क्लाइमेट कैसी है, ठीक है, मध्य प्रदेश की जो क्लाइमेट है वो कैसी है, नेचुरल और वहाँ के सोर्सेस क्या हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में सब जो है वहाँ पर तांबा अच्छा होता है, ठीक है। वहाँ पर जो है आपका जो है कोयले के भी भंडार हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है हीरा पाया जाता है, ठीक है। भारत का हीरा डायमंड जो है पन्ना वहीं से निकलता है, ठीक है, समझ में आया। तो ये सब चीज़ें हमें वहाँ पर पढ़नी है। एनर्जी रिसोर्सेस, ठीक है, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, ठीक है, परंपरागत और गैर परंपरागत, ठीक है। परंपरागत में मतलब वे आ जाते हैं जो, जैसे कि आपका जो पुरातन समय से यूज किया जा रहा है, जैसे कि कोयला हो गया, ठीक है, फाजल फ्यूल से जो मिलते हैं वो कोयला हो गया, ठीक है। उसके बाद पेट्रोल हो गया, ठीक है, डीजल हो गया, ये सारी चीज़ें जो परंपरागत जो होते हैं एनर्जी रिसोर्स, उनकी बात कर रहे हैं। और नॉन कन्वेंशनल में वो रिसोर्सेस आ जाते हैं जो अभी बनाए जा रहे हैं, जैसे कि आपका हो गया सोलर सोलर पैनल हो गया, ठीक है ना, पवन चक्कियाँ हो गया, ये सब चीज़ें आती हैं नॉन कन्वेंशनल में, ठीक है। उसके बाद मेन इरिगेशन एंड पावर प्रोजेक्ट ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश के जो प्रमुख वहाँ के जो सिंचाई वाले, यानी कहने का सीधा सा अर्थ है यहाँ पर ये डैम्स की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो नदियों पर प्रमुख प्रमुख डैम बने, जैसे सरदार सरोवर हो गया, ठीक है, इंदिरा गांधी जो सागर बांध है वो हो गया, ठीक है। और वहाँ पर बहुत सारे जो हैं बांध हैं, तो उनके बारे में हम लोगों को पढ़ना चाहिए, ठीक है। और पावर प्रोजेक्ट, वहाँ पर बहुत सारे पावर प्रोजेक्ट लगे हैं, ठीक है, उनके बारे में भी हमें, जिनसे बिजली बनती है, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सिटी, ठीक है, जैसे कि हाइट से जब पानी गिराया जाता है, बांध किस लिए बनाते हैं, बांध के कई फायदे होते हैं। एक तो फायदा ये होता है जो बांध से जो पानी रिजर्व किया जाता है, वो जो सूखाग्रस्त इलाके होते हैं वहां पर पानी छोड़ा जाता है। दूसरा क्या होता है कि वो जो पानी होता है जब ऊपर से नीचे गिराया जाता है, तो नीचे क्या होता है, नीचे बड़े बड़े हाइड्रोलिक्स लगे होते हैं, ठीक है, वो उसके बाद उन पर पानी गिराया जाता है, और वो क्या होते हैं, वो घूमते हैं और उनसे जो है बिजली पैदा होती है, ठीक है, समझ में आया। तो ये हो गया। उसके बाद पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी ऑफ एमपी, ठीक है, राजनीति पढ़नी है वहाँ की, जैसे कि पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है। वैसे पॉलिटिकल सिस्टम तो अपने इंडिया में हर स्टेट का जो बेसिक जो फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर है वो सेम ही है, ठीक है, उसमें कोई ऐसा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वहाँ भी मुख्यमंत्री होते हैं, गवर्नर होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वहाँ पर भी जो है MP MLAs होते हैं, तो वो सब हमें पढ़ना होगा, ठीक है, अलग से पढ़ना होगा। मतलब कहने का मतलब है कि पार्टिकुलर नाम नाम को याद करके समझ के, ठीक है, कौन मुख्यमंत्री थे वहाँ पर, उनका नाम क्या था, कितने समय तक रहे, वगैरह वगैरह, ये सब पढ़ना है। पंचायती राज MP में कैसी पंचायती राज जो व्यवस्था है उसके बारे में पढ़ना है। सोशल सिस्टम वहाँ कैसा है, ठीक है। डेमोग्राफी मतलब वहाँ जनगणना, ठीक है, वहाँ पर कितने SC हैं, कितने ST हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पर SC का प्रतिशत कितना है, ST का प्रतिशत कितना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। लिंग अनुपात कैसा है। तो उसके बाद यही सब चीज़ें हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मेन इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, ये सब सारी चीज़ें हमें पढ़ना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है पर ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद करंट इवेंट ऑफ इंटरनेशनल, नेशनल एंड MP, ठीक है, मतलब भारतवर्ष में क्या क्या हुआ जिसका संबंध मध्य प्रदेश से है, वो सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी, ठीक है, वो भी हमें पढ़ना ही है, ठीक है। फेमस पर्सनालिटीज़ क्या है वहाँ पर, जैसे कुछ प्रमुख पर्सनालिटीज़ हुए हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ना है। और वेलफेयर स्कीम क्या है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो नई नई स्कीमें निकाली जा रही हैं उनके बारे में भी हमें बताना है, ठीक है। और फेमस स्पोर्ट फिगर जो भी हैं वहाँ के जो खिलाड़ी हैं उनके बारे में पढ़ लीजिएगा।
फिर उसके बाद ये अलग से पोर्शन आ जाता है, इसका मध्य प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये आप जैसे यूजीसी नेट का जब आप एग्ज़ाम देते होगे तो उसमें आता है ना, आईसीटी आता है, इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। आईसीटी जो है कंप्यूटर वाला भाग, ठीक है, जिसमें आपका बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है, सीपीयू, उसके बाद कंप्यूटर मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, ठीक है, और उसके बाद जो है बहुत सारी सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ठीक है, ये सब पढ़नी होंगी चीज़ें, वो आपका इसमें आ जाएगा। तो जिन्होंने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम निकाला होगा उनके लिए तो ये खैर बहुत बड़ा मुश्किल की बात नहीं है, उन थोड़ा सा अभ्यास करेंगे आ जाएगा, ठीक है। अब बात करें ये पॉलिटिकल साइंस का जो है सिलेबस है, पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में अगर हम बात करते हैं यूनिट 1, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से मैंने जब मैंने इसको स्टडी किया, मैंने देखा, ठीक है, बहुत ध्यान से मैंने देखा, तो कुछ छोटी-मोटी चीज़ें जो नई इसमें इंक्लूड की गई हैं, लेकिन एक बड़ी अच्छी चीज़ हमें इसमें ये लगी कि इसमें इस सिलेबस में पुराना जो यूजीसी नेट का सिलेबस था, कभी 2018 के पहले था, उसका भी काफ़ी अंश है, और जो अभी नया सिलेबस आया है, नया इंक्लूड हुआ था, ठीक है, अभी सुना है कि एनटीए जो है फिर कुछ नया इंक्लूड करने वाला है, नया सिलेबस। तो इन दोनों का मिक्सचर है, ठीक है, दोनों, जैसे कि अभी नए वाले सिलेबस में ये चर्च स्टेट रिलेशनशिप, थ्योरी ऑफ टू स्वॉर्ड का जिक्र नहीं था, ठीक है ना, पोप एम्ब्रोस और ये जो अगस्टाइन, इनकी उनसे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं ये पहले उसमें नहीं थी, अब वाले में नहीं है, पहले वाले में थी, ठीक है। और उसके बाद इसमें भी हमें जो है पढ़ना होगा, जैसे कि इसमें कौटिल्य शांति पर्व आप लोग जानते ही हो, ये तो मतलब पॉलिटिकल साइंस में अगर इनको नहीं पढ़ा तो फिर क्या पढ़ा, ठीक है। उसके बाद गांधी, एम एन रॉय, अरबिंदो घोष, जयप्रकाश नारायण अम्बेडकर, सावरकर, ठीक है। खैर इंडियन पॉलिटिकल थिंकर ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही हैं, ठीक है, मुकाबले यूजीसी नेट के। उसके बाद ग्रीक पॉलिटिकल थॉट, भाई प्लेटो अरिस्टो को तो पढ़ना ही होगा, इनके बिना तो राजनीति विज्ञान ही अधूरी है। उसके बाद मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, इनको भी पढ़ना होगा, बेंथम, जेएस मिल, हीगल, मार्क्स, ग्रीन, ठीक है, ये सारे जो हैं आपके पढ़े हुए ही हैं। रॉल्स, नॉजिक एंड कम्युनिटेरियंस, ठीक है, इनको भी पढ़ना होगा। लेनिन, माओ, ग्रामसी, ये समकालीन में आ जाते हैं, कंटेम्प्रेरी, ठीक है। समकालीन मतलब वो पुराने थे, ये अभी आज के करीब 100-150 साल पुराने लोग हैं, ठीक है, तो इनकी बात है। तो उसके बाद फिर हम पढ़ते हैं ये आपका थोड़ा सा मिडवियल का है। उसके बाद इसमें जो है बिहेवियरिज्म एंड पोस्ट बिहेवियरिज्म, ये आपका जो है कंपेयर टू गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का आ जाता है। उसके बाद लेनिन, माओ, गांधी, ठीक है, ये भी पढ़ना होगा। तो ये आपका हो गया आपका यूनिट 1 और यूनिट 2। यूनिट 3 में इसमें जो है पॉलिटिकल साइंस की बहुत सारी चीज़ें दी हुई, जैसे कि कंपेयर टू गवर्नमेंट पॉलिटिक्स का ही इसमें अभी भी हिस्सा है, जैसे कि इलीट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, और केवल जो इलीट थ्योरी है वो, ठीक है, पॉलिटिकल इलीट जिसको थ्योरी बोलते हैं, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, कल्चर, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी होंगी। ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी आप लोग जानते ही हो, ठीक है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इनको भी पढ़ना हो, इनका रिलेशनशिप क्या है, ठीक है, उसको भी हम लोगों को कंसिडर करना होगा, ध्यान से पढ़ना होगा। फिर उसके बाद कुछ नए प्रोसेस हैं, जैसे कि कुछ पुरानी भी हैं, कुछ नई भी, जैसे कि ट्रेडिशनल हो गया, ठीक है, परंपरागत जो कंपेरेटिव गवर्नमेंट पॉलिटिक्स पढ़ते हैं ना, परंपरागत पढ़ते हैं जो आपका, तो वो है। फिर इस संरचनात्मक वाली थ्योरी है, ठीक, आमन एंड वर्बा वाली, ठीक है। उसके बाद फंक्शनल थ्योरी हो गई, सिस्टम एंड मार्क्सिस्ट थ्योरी, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसको हमें पढ़ना होगा। नेक्स्ट उसके बाद हम देखते हैं यूनिट 4th में क्या है। देखो यूनिट 4th में कुछ सारी चीज़ें जो हैं उसमें कुछ नई दी हैं। नई का कहने का मतलब है कि आप ना ये जो यूनिट दी हुई है इसमें क्या होता है, आपका जो पढ़ने का एरिया होता है ना वो आपको बहुत बड़ा करना पड़ता है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा नहीं कि कोई स्पेसिफिक प्लेटो पढ़ लिया तो प्लेटो के सिद्धांत पढ़ लिए हो गया ना। इसमें क्या होगा, जितना ज़्यादा आपने नॉलेज किया होगा ना, आपने कॉमन सेंस से सवाल हल करने होंगे। मतलब इसमें क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है, ठीक, जैसे कि नेशनल मूवमेंट हो गया, आपको पूरा नेशनल मूवमेंट आपको पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कैसे हुए एंड द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कहने का मतलब जब जब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, संविधान पढ़ा, तो उसके पहले के जितने भी चीज़ें थी, ठीक है, जब से कांग्रेस बनी थी वहाँ से लेकर के 1942 या जब जब ये कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई में आया 1950, उसके बीच के दौरान जितना भी चीज़ होगा, जितनी भी घटनाएं हुई, ठीक है, जितनी भी घटनाएं हुई उनको हमें पढ़ना होगा, वो नेशनल मूवमेंट में आ जाएगा। उसके बाद कैसे संविधान का निर्माण हुआ, ठीक है, कैसे जो है नेहरू ने अपना प्रस्ताव रखा, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, अम्बेडकर का जो योगदान था वो सब पढ़ना है।
तो ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। उसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशन की जो चीज़ें हैं, जैसे कि उसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, ठीक है? प्रेम्बल हो गया, प्रस्तावना हो गया, ठीक है? उसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है, फंडामेंटल मूल अधिकार, ठीक है? ड्यूटी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये सारी चीज़ें हमको पढ़ना है, ठीक है? उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन एज़ ए इंस्ट्रूमेंटल ऑफ सोशियो इकोनॉमिकल कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज अमेंडमेंट ऑफ रिव्यू, ये सारी चीज़ें कहने का मतलब इसमें कॉन्स्टिट्यूशन भी है और उसके बाद इसमें प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सब पढ़ना है हमको, ठीक है? और उसके बाद फेडरलिज्म यानी संघवाद, इसकी जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें पढ़नी है। सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, जुडिशरी, ठीक है? कैसे जो है ये लोग फंक्शन करती हैं। जुडिशियल रिव्यू यानी ये आपका सुप्रीम कोर्ट से आ जाता है, ठीक है? हाई कोर्ट। और जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियतावाद, ये सारी चीज़ें हमें इसको पढ़ना होगा, ठीक है? तो ये सब सारी चीज़ें आ जाती हैं। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे बहुत अच्छे से। उसके बाद इसमें जो है आपका ये आ जाता है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ से यूनिट 5 से आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत हो जाती है, ठीक है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत हो जाती है, जिसमें जिसमें कि आपका आपका जो है पुराना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और ये आपका हो जाएगा नया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है? ये दो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। पुराने में जैसे कि आपका जो है थ्योरीज आ जाती हैं, ठीक है? थ्योरीज मतलब जो बेसिक थ्योरीज हैं, ठीक है? उनको आपको पढ़ना होगा। और उसके बाद जो ये आपका इसमें जो चीज़ें दी हुई हैं, इसमें थोड़ा बहुत आप ना इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को भी शामिल कर लीजिएगा, ठीक है? जैसे कि ब्यूरोक्रेसी हो गया, ठीक है? मैक्स वेबर, ठीक है? ये सारी चीज़ें, सिविल सर्वेंट मिनिस्टर रिलेशनशिप, ये लोग हम लोग वैसे भी यूजीसी नेट एग्जाम में पढ़े हुए हैं, ठीक है? उसके बाद डिसीजन मेकिंग सिस्टम क्या होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपका हर्बर्ट साइमन, इन सब चीज़ों की जो है बातें की गई इसमें, ठीक है? उसके बाद लोकायुक्त, आपका लोकपाल, ठीक है? ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है? उसके बाद आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, गुड गवर्नेंस, ठीक है? ये आप चीज़ें, ओम्बुड्समैन, ठीक है? ये सारी चीज़ें हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत ही पढ़ते हैं, ठीक है? उसके बाद फिर ये आ जाता है आपका पार्ट है आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन, आईआर का है, ठीक है? इसमें हमें कोल्ड वार, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ठीक है? उसके बाद ग्लोबलाइजेशन, ये सारी चीज़ें पढ़नी हैं, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पर क्या है आपकी थ्योरीज आ जाती हैं, जैसे कि रियलिज्म, ठीक है? आइडियलिस्टिक अप्रोच, सिस्टम थ्योरी, ठीक है? गेम थ्योरी, खेल सिद्धांत, ठीक है? सूचना सिद्धांत, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, निर्णय उपागम, ठीक है? ये सारी चीज़ें हमें पढ़ना है। उसके बाद पावर से रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज हैं वो सारी चीज़ें पढ़नी है। आर्म्स एंड वार वगैरह ये पढ़नी है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद हम बात करते हैं 8वीं जो यूनिट है। 8वीं यूनिट में हमें इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में पढ़ना होता है, जैसे कि आपका जो संगठन होते हैं, ठीक है? डब्ल्यूटीओ हो गया, साउथ साउथ कोऑपरेशन, दक्षिण दक्षिण संवाद, हम लोग पढ़ते हैं ना, नॉर्थ साउथ संवाद और दक्षिण दक्षिण संवाद, ठीक है? ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। उसके बाद न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमी ऑर्डर, ठीक है? ये सारी चीज़ें पढ़नी है। उसके बाद इसमें एक संगठन ये नया जुड़ा है, OAS, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट, ये थोड़ा सा नया लग रहा है, बाकी सारी चीज़ें जो हैं यूजीसी नेट में दी हुई होती हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी है। उसके बाद यूएनओ के बारे में पढ़ना है, आप लोग जानते ही हैं यूएनओ के बारे में, ठीक है? उसके बाद इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इंडियन रोल इन इंटरनेशनल रिलेशंस, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ने को मिल जाएंगी। उसके बाद जो यूनिट आपका 9वां है, ठीक है? उसमें भी यही सारी चीज़ें उसमें अब देखिए यूनिट 9 और यूनिट 10, ठीक है? ये फिर से एमपी यानी मध्य प्रदेश से रिलेटेड जितनी भी पॉलिटिकल साइंस की चीज़ें या पॉलिटिक्स हैं मध्य प्रदेश से रिलेटेड, ठीक है? जैसे कि मध्य प्रदेश का संगठन कब हुआ, ठीक है? उसका विभाजन जो हुआ था जिससे छत्तीसगढ़ अलग हुआ, ठीक है? उसके बाद वहाँ के गवर्नर अपॉइंटमेंट कैसा हुआ, मतलब इसमें आपको पार्टिकुलर जो है पर्सन, जैसे नहीं होते हैं गवर्नर, कौन पहला बना, कौन अभी है, कौन बीच में थे, तो उनको समझ करके उनका नाम याद करके पढ़ना होगा, ठीक है? आप ऐसे ऐसे नहीं पढ़ सकते हो कि केवल मध्य प्रदेश के गवर्नर बारे में पढ़ लिया हो गया ना, आपको उनके नेम भी याद रखने होंगे, ठीक है? उसके बाद ये आपका लेजिस्लेटिव असेंबली, वहाँ की जो विधायिका है उसके बारे में पढ़ना हो। मध्य प्रदेश एक सदनी विधायिका है, तो आपको वहाँ पर विधान परिषद पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। उसके बाद मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, ठीक है? जबलपुर हाई कोर्ट, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसकी दो ब्रांचें जो हैं, खंडपीठ हैं, ठीक है? ग्वालियर और इंदौर, उसके बारे में पढ़ना होगा। पार्टी सिस्टम वहाँ पर कैसा है, मध्य प्रदेश में कौन कौन सी पार्टी जो है, वहाँ पर कौन कौन से जो हैं प्रेशर ग्रुप ज़्यादा हावी हैं, ठीक है? उनके बारे में पढ़ना हो। बीजेपी हो गया,
कांग्रेस हो गया, जो भी है, खैर वो धीरे-धीरे आप पढ़ ही लेंगे। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन में आ गया, ठीक है? वही एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं, वहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, कलेक्टर हो गया, ठीक है? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ का हो गया, सेक्रेटरी हो गया, कमिश्नर हो गया, ठीक है? और चीफ सेक्रेटरी हो गया। उसके बाद रूरल जो आपका वहाँ का डेवलपमेंट है, ठीक है? यानी पंचायतें वगैरह, तो उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। तो इसी प्रकार धीरे-धीरे वहाँ पर महिलाओं का योगदान क्या है, इस प्रकार क्या होगा, ये 2 यूनिटें पूरी तरह डेडिकेटेड हैं पॉलिटिक्स ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है? ये आप पढ़ लोगे तो आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, अगर आप अभी से अच्छे से पढ़ेंगे तो जब ये एग्ज़ाम की डेट आएगी, 4 अगस्त को एग्ज़ाम है शायद इसका राजनीति विज्ञान का, और फर्स्ट पेपर तो सबके लिए ही कॉमन है। तो आई होप आपका पेपर बहुत अच्छे से जाएगा, ठीक है? अब हम क्या करेंगे कि एक-एक 2-2 चैप्टर, ठीक है, रोज़ बनाएँगे, इस पर वीडियो बनाएँगे। आप अगर आपको अच्छे लगे तो देख लीजिएगा, ठीक है? जो मुझे जैसा कॉन्सेप्ट मुझे मालूम, मैं उसी हिसाब से बताऊँगा आपको, ठीक है? चलिए, थैंक यू सर, सभी लोगों को थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए।